प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव में हम ये पढ़ते हैं कि वैद्युत विभव है क्या, इसका उपयोग क्या है और इसकी क्या हमारे दैनिक जीवन में भी क्या इसका अर्थ है, विभव का क्या उपयोग है, या स्थिर विद्युतिकी में भी विभव से हमें क्या पता चलता है कि विभव क्या व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे तो सामान्यतः दो शब्द आपको मिलेंगे, एक है विभव और दूसरा है विभवांतर। तो प्रायः हम विभवांतर से शुरुआत करते हैं, विभवांतर से तब हम विभव को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब जैसे विभव का जैसे प्रस्तावना ही समझिए कि विभव में हम ये कहते हैं कि विभव है क्या। तो विभव यदि हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो विभव ये बताता है कि उस वस्तु में आवेश का लेवल क्या है। जैसे कोई बर्तन हो, बर्तन में हम पानी भरते हैं, तो पानी भरते जाओगे तो पानी का तल जो है उस बर्तन में ऊपर उठता जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी वस्तु को जो कि आवेश को धारण कर सकता हो, हम उसको आवेश देंगे तो जो उसमें आवेश का लेवल बढ़ता जाता है, उसी को हम विभव से रिफर करते हैं। जो विभव का अर्थ है, फिर हम उसकी तुलना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो जल है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर बहेगा, ठीक वैसे ही हम विभव के लिए भी कहते हैं कि आवेश कैसे बहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की। ठीक है, ऐसे तो सामान्यतः हम परिभाषित करते हैं वैद्युत विभव। विभव किसको कहते हैं? तो विभव के लिए हम परिभाषित करते हैं कि विभव V बराबर होता है मैथमेटिकली W/Q। वैसे हम Q के बजाय हम Q नॉट लेते हैं। यहाँ Q नॉट इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये आपका परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश की भी अपनी विशेषता होनी चाहिए। परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। दूसरा कि ये धनात्मक होना चाहिए। परीक्षण आवेश का मान सूक्ष्म क्यों लिया जाता है? परीक्षण आवेश का मान सूक्ष्म इसलिए लिया जाता है कि उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो। जैसे मान लीजिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव। तो जब भी हम टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारा टेस्ट जिससे टेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि वो दूसरे आवेश को प्रभावित ना करे, क्योंकि अगर उसका मान ज़्यादा होगा तो उसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो दूसरे आवेश को प्रभावित करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो हमारा परीक्षण आवेश हो वो क्या होना चाहिए? बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सामान्यतः हम वैद्युत विभव को परिभाषित करते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किया गया कार्य। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई हमारा आवेश Q है और किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से ले आ रहे हैं। अच्छा, अनंत से भी ले आने में हम जो कार्य करते हैं वो किसके अगेंस्ट है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अगर हमारा परीक्षण आवेश धनावेशित है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। हम उसको नजदीक ले आए तो उसके बल की दिशा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। हम उसके अगेंस्ट जो कार्य करें, यानी कि वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वही कार्य लिया जाता है। ठीक है, तो एकांक परीक्षण आवेश को हम अनंत से
इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लीजिए हम यहाँ से r दूरी तक ले आए, कहाँ से, अनंत से परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आए, तो यहाँ तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो और इस परीक्षण आवेश का अनुपात वो कहलाता है वैद्युत विभव। ठीक है। ऐसे सामान्यतया, अच्छा, हम जो परिभाषित करते हैं वैद्युत विभव को वो विभवांतर से करते हैं, अभी हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ से अब वैद्युत विभव जो है हो गया W/Q0। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है। अब यहां से आपको इसकी विमा भी आप निकालते हो। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलम। ऐसे भी विभव को जूल, 1 जूल बटे 1 कूलम को हम 1 वोल्ट भी कहते हैं। जैसे अगर एक कार्य 1 जूल का हो और ये आवेश भी 1 कूलम का हो तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। इसका जो इसकी बीमा अगर आपको निकालनी हो तो कार्य की बीमा आपको पता है, कार्य की बीमा होती है mL/T-2 और चार्ज Q बराबर होता है IT। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, I की बीमा A और T की बीमा, ये टाइम है, AT। तो विभव की बीमा क्या हो जाएगी, विभव की बीमा V बराबर हो जाएगा mL/T-2 AT। और आप इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका mL/T-3 A-1। अब इसके बाद है इसका भौतिक महत्व क्या है। हमने आपको बताया कि जो वैद्युत विभव है वो आवेश के चलने की दिशा के बारे में बताता है कि आवेश कैसे बहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये बात सिर्फ धन आवेश के लिए है। अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश कैसे बहेगा, निम्न विभव से उच्च विभव के। अब आपका ये जो दूसरा टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर में अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आवेश Q रखा हुआ है। इस आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र होगा, आपने इसके पहले भी पढ़ा है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेशित कण वैद्युत बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा इसके सराउंड में चारों ओर। मान लीजिए कि इसके चारों तरफ में कोई 2 बिंदु है, एक बिंदु है A और एक बिंदु B, और हम कोई किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं बिंदु B से बिंदु A की ओर या बिंदु A से बिंदु B की ओर। अब अगर यहाँ पे चार्ज है आपका, ये टेस्ट चार्ज है Q0, तो यहाँ पे विभव मान लीजिए है VA और यहाँ पे विभव है VB। तो एकांक परीक्षण आवेश को, या आप ऐसे परीक्षण आवेश Q0 को ही कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को इन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर, या ऐसे ही नॉर्मली हम विभवांतर शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से जैसे ये टेस्ट आपका चार्ज Q है, इससे A दूरी पर ये मान लीजिए दूरी कुछ है R1 है और इसकी दूरी है R2। यहाँ पे विभव है VA और यहाँ पे विभव है VB। तो विभवांतर क्या हो गया, विभवांतर हो गया आपका
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अगर यहां पे कहा जाए कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी कि यूनिट चार्ज हो जाए, अब ये क्या हो जाएगा? अब इसी को हम परिभाषित करते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। कहाँ पे? इस आवेश के इसके वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब यही से इसका सापेक्ष मान ही लिखा जाता है, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान नहीं हो सकता। निरपेक्ष मान के लिए हम करते क्या है, ये तो विभवांतर हुआ, तो इसके पहले हमने विभव पढ़ा हुआ है। वास्तव में वो विभव की परिभाषा हम यहीं से लेते हैं। जैसे किसी चीज को परिभाषित करने के लिए हम एक निरपेक्ष मान लेते हैं, तो यहां पे निरपेक्ष, जैसे बिंदु बी को हम अनंत पर ले जाएं। अनंत पर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम अनंत पर ये मानते हैं कि अनंत पर विभव क्या होगा? शून्य। यानी कि जो हमारा बिंदु बी है, अगर वो कहां पे हो? अनंत में। बिंदु बी आपका अगर ये इनफाइनाइट पे हो, तो अनंत पर जो इसका विभव होगा, अनंत पर विभव का मान शून्य, यानी कि वी बी का मान क्या हो जाएगा आपका? 0। तब आप इसको परिभाषित करोगे कि वी ए, यही ना आपका है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे वर्क डन क्या है? अनंत पर यहाँ पर विभव और अनंत पर विभव, दोनों का अंतर, ये तो विभवांतर हुआ। अगर अनंत पर विभव शून्य हो गया तो अब कार्य किसके बराबर है? यहां से आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि वी बी की जगह पे 0, तो वी ए माइनस 0 बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो वी ए बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वास्तव में विभवांतर से ही हम विभव को परिभाषित करते हैं। जो विभव का मात्रक है वही विभवांतर का भी मात्रक है। विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम, या जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं, वही विभवांतर का भी मात्रक है। विभवांतर का मात्रक भी क्या हुआ? यहां से कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया आपका? जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलम विभव का भी मात्रक है और जूल प्रति कूलम विभवांतर का भी मात्रक है। अब यहां से विभव को भी परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं कि एकांक, अगर Q नॉट का मान 1 हो जाए तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। ठीक है, इसकी भी बीमा आपको निकालनी होगी। जैसे इसके पहले आपने निकाला है कि कार्य, इसकी बीमा अगर निकालनी हो तो बीमा क्या हो जाएगी? जूल कार्य का मात्रक है, इसकी बीमा हो गई mL2T-2, और यहां से आवेश का मात्रक A×T, और इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा mL2T-3A-1। तो ये आपका हो गया विभवांतर के भी बीमा। ठीक है, अब इसी में कुछ चीजें और हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि पृथ्वी के सापेक्ष से पृथ्वी का भी विभव हम क्या लेते हैं? शून्य। आगे आप पढ़ोगे पृथ्वी की धारिता और विभव। तो बहुत सी चीजें हैं। जैसे कहा जाता है कि हम समुद्र तल से ऊंचाई, हम सभी समुद्र तल से ही क्यों मापते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि समुद्र का जो तल है वो स्थिर है। समुद्र का तल स्थिर है, इसीलिए सारी ऊंचाइयां तल से ही मापी जाती हैं। उसमें अगर कुछ वेरिएशन होता भी है बरसात से या किसी नदी के मिलने से, तो ये माना जाता है कि उसके जल के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से यहाँ पे विभव के केस में हम ये लेते हैं
कि पृथ्वी की जो धारिता है यानी धारण करने की क्षमता है वो अनंत है और इसका विभव क्या है? शून्य। तो जो भी हम विभव यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा अर्थिंग करते हैं। हम किसी तार को किसी आवेशित वस्तु को हम अर्थ कर दें, पृथ्वी से अर्थ करने का मतलब पृथ्वी से जोड़ दें। तो पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कि आपका आवेशित वस्तु है, इसमें धन आवेश है और ये आपकी पृथ्वी है। इसको आपने तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया तो पृथ्वी का विभव क्या है? शून्य है। अगर ये धनावेशित है तो पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये आकर के जो आपका ये आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु के जो धनावेश है इनको उदासीन करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव एक समान न हो जाए। यानी कि इस आवेशित, अगर आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया है तो हम कहेंगे कि इसका भी आवेश, इस पर भी विभव कितना हो गया है? शून्य। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पृथ्वी से कनेक्ट करते हो किसी आवेशित वस्तु को तो उस आवेशित वस्तु का भी विभव क्या हो जाएगा? शून्य। और अगर वो धनावेशित वस्तु है तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आकर के उदासीन करता है। इसके विपरीत अगर कोई आपसे कहता है कि जो आपके पास वस्तु है वो ऋण आवेशित है, अगर वस्तु ऋण आवेशित है तो ये कहा जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे और ये माना जाएगा कि पृथ्वी का विभव तब भी क्या है? शून्य है। इन आवेश के आने से पृथ्वी के विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे आवेश तब तक आता रहेगा जब तक कि इसका विभव शून्य न हो जाए। यानी कि हम कहेंगे कि ग्राउंडिंग करने पर इसका भी विभव क्या हो गया? शून्य। और जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल दिखेगा ग्राउंडिंग का, वो ऐसे ही होगा कि जो लाइन छोटी होती चली जाए, ये रिप्रेजेंट करता है किसका? इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग करना, या हिंदी में हम कहते हैं भू संपर्कित। अब देखिए आपका जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और प्राप्त वेग। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो कार्य, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो हमें कार्य प्राप्त होगा या तो हम कार्य करेंगे। अगर हम बल की दिशा में गति करते हैं तो कार्य हमें प्राप्त होगा और यदि हम वैद्युत बल की दिशा के विपरीत गति करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कि कोई आवेश है, यहाँ पे Q आवेश है, इससे यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है A और ये है बिंदु B और कोई परीक्षण आवेश, कोई आवेशित कण है, वो भी कैसा परीक्षण आवेश कैसा है? धनात्मक है और स्मॉल Q0 है। हम इसको बिंदु B से A तक ले आए। यहाँ पे दोनों बातें कर सकते हो आप, बिंदु A से अगर B तक ले जाते हो तो हमें कार्य प्राप्त होगा क्योंकि ये भी धनात्मक आवेश है और ये, और हम बल कौन सा लेते हैं? बल कौन कार्य की जो वैद्युत बल के विरुद्ध हम लगाएं, तो दोनों धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, इसलिए हम कौन सा बल लेंगे? इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत। अगर हम बिंदु B से A तक ले आए और बिंदु B पर विभव मान लीजिए है VB और बिंदु A पर विभव है VA, ठीक है? तो बिंदु B से A तक ले आने में जो किया गया कार्य होगा उसको हम लिखेंगे VA माइनस VB बराबर ये हो जाएगा W/Q0, जहाँ W क्या है? इस आवेश को बिंदु B से A तक ले आने में किया गया कार्य। W क्या है? आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले आने में किया गया कार्य।
ठीक है। अब ये जो विभवांतर है, अगर हम इस विभवांतर को VA माइनस VB को अगर हम डेल्टा V लिख लें तो ये हो गया हमारा डेल्टा V बराबर W बाई क्यू नॉट। ये W किसके बराबर हो गया? डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ठीक है। अब इसके बाद ये जो किया गया कार्य है, जो आवेशित कण है, अगर ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तो इस पे एक बल लगेगा, बल के कारण ये वेग प्राप्त करेगा। तो जो ये वेग प्राप्त करेगा वो किए वेग से उसमें गतिज ऊर्जा आएगी अगर वो द्रव्यमान कण है। तो ये किया गया कार्य ही उसमें किस रूप में संचय होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये कृत कार्य जो W बराबर क्यू नॉट इंटू डेल्टा V है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि K बराबर हो गया आपका क्यू नॉट इंटू डेल्टा V। अगर जो कण है उसका प्राप्त वेग, अगर कण का द्रव्यमान क्या है, अगर कण का द्रव्यमान m वह वेग v हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा K बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। या हम यहां से कह सकते हैं, इसको हम अगर मान ले इक्वेशन 1 और इसको मान ले इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हाफ mv स्क्वायर बराबर हो गया क्यू नॉट इंटू डेल्टा V, या V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू नॉट डेल्टा V बाई m, या V बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यू नॉट डेल्टा V बाई m। ये आपका हो गया प्राप्त वेग V बराबर 2 क्यू नॉट डेल्टा V बाई m। और ये जो किया गया कार्य पूछा है, कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। आगे हम पढ़ेंगे इसी में समविभव पृष्ठ भी है, तो यही से हम वहां पर भी परिभाषित करते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्योंकि अगर समविभव पृष्ठ का क्या मतलब होता है कि किसी आवेश के उन वे बिंदु जिन पर विभव क्या हो, एक समान। तो अगर विभव एक समान होगा तो विभवांतर क्या होगा? शून्य। और विभवांतर शून्य हुआ तो किया गया कार्य भी क्या प्राप्त होता है? शून्य। अब देखिए जो अगला टॉपिक है आपका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा के कई मात्रक हैं, जैसे जूल है, अर्ग है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, जिसको हम नाभिकीय भौतिकी आप ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की जरूरत हो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग करते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कार्य विभव के रूप में जब हम परिभाषित करते हो तो W किसके बराबर है? Q इंटू डेल्टा V। W किसके बराबर है? Q इंटू डेल्टा V। कार्य की ऊर्जा है। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इसका मतलब Q क्या है? Q इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो यहां से अगर हम विभवांतर जो उत्पन्न करना है हमको, यानी कि विभवांतर जो है वो डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, तो यहां से W क्या हो जाएगा? Q, यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको ऊर्जा के परिभाषित करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 1.6 × 10⁻19 और 1 वोल्ट। तो ये आपको मिल गया, इतना ही क्या हुआ? ये जूल। ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट हुआ? 1.6 × 10⁻19 जूल। यही क्या है? इसी कार्य को हम कहते हैं कि ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया? 1.6 × 10⁻19 जूल।
यहाँ पे आप इससे छोटे मात्रक या इसके बड़े मात्रक भी आप बना सकते हैं, जैसे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो अगला टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि माना ये कोई परीक्षण आवेश, ये धन आवेश है Q। इस धन आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से इससे r दूरी पर कोई बिंदु है A, हमें बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये A है, यहाँ पे विभव की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अनंत से बिंदु A तक ले आने में किया गया कार्य। अच्छा, अनंत से अगर ले आना है, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये परीक्षण आवेश आपका अनंत पर है, हम इसको ले आ रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि किसी क्षण ये बिंदु B पर है, हम ले आ रहे हैं, किसी क्षण बिंदु B पर है, बिंदु B की इस आवेश Q से दूरी जो है वो x है। दूरी कितनी है? x है। यहाँ पे आपका जो परीक्षण आवेश है वो बिंदु B पर है, Q0 B पर आया। अब मान लीजिए हमने इसको बहुत छोटी सी दूरी, अल्प दूरी dx विस्थापित किया। अच्छा, विस्थापित हम किस ओर कर रहे हैं? वैद्युत बल की दिशा के विपरीत। अगर हमने इस ओर पॉजिटिव लिया हुआ है और विस्थापन मान लीजिए कि हम कर रहे हैं आवेश Q की ओर, दो शब्द आप इस्तेमाल करते हो, Q से दूर और Q की ओर। तो बल अगर हमने इस दिशा में लिया हुआ है धनात्मक, तो विस्थापन इस दिशा में कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने इसको अल्प विस्थापन किया है यहाँ से dx, ये छोटी सी दूरी हमने इसको डिस्प्लेस्ड कर दी dx। अगर यहाँ पे ये स्मॉल डिस्टेंस dx आपने डिस्प्लेस्ड किया हुआ है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट फोर्स डायरेक्शन है, ये निगेटिव होगी। तो वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से होगा वर्क डन dw इज इक्वल टू F इंटू माइनस dx। इस बिंदु पर जो बल का मान है वो आप कूलॉम के नियम से निकाल सकते हो। इस बिंदु पर जो लगने वाला बल होगा, ये आवेश Q है और ये Q0। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर है? F इज इक्वल टू K, या पूरा लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई x स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये dw है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि विस्थापन छोटा सा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? थोड़ा सा ही होगा। तो ये आपका हो गया dw इज इक्वल टू, F की जगह F की वैल्यू पुटअप कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई x स्क्वायर इंटू माइनस dx। यहां से ये वर्क डन है इस स्मॉल डिस्टेंस को डिस्प्लेस्ड करने में। अगर हम इसको इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे ले आए, बिंदु A तक ले आने में, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आपने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन विद इन लिमिट, है ना? तो टोटल वर्क डन कहां से कहां तक? अनंत से बिंदु A तक ले आएंगे। आप यहां पे लिख सकते हो, अतः अनंत से बिंदु A तक ले आने में किया गया कार्य। अब ये जो कार्य होगा वो हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल कार्य को कहां से कहां तक? इसकी जो लोअर लिमिट है वो इनफाइनाइट है, जो अपर लिमिट है वो r डिस्टेंस पे।
तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट आर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ से dW का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर माइनस dx है, माइनस यहाँ लगा लेते हैं dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। आपने ये 1/x स्क्वायर dx है, आपने इसके पहले समाकलन में रूल्स पढ़े हुए हैं, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए x पावर n का इंटीग्रेशन होता है, ये x पावर n-1 अपान n-1 n+1 अपान n+1, ये हो जाएगा n+1 अपान n+1। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1/x पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा। अगली लाइन में ये क्या लिख सकते हो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट x पावर -2 dx। तो x n की जगह क्या हो गया -2, तो x पावर -2 dx, ये क्या हो जाएगा x पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, तो ये हो जाएगा x पावर -1 अपान -1, हम इसी को लिख सकते हैं -1/x, यानी कि x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x। तो ये आपका हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, इसकी लिमिट भी लगाइएगा R टू इनफाइनाइट टू R। यहां से ये हो गया इसका -1/x, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट R। यहां से आप ये हो जाएगा आपका माइनस, अगर हम बाहर निकालें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अब आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R। अब इस बिंदु पर विभव की परिभाषा हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि V बराबर किसके होता है, W/Q नॉट। इस बिंदु पर विभव किसके बराबर होगा, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो कार्य तो हमको मिल गया, परीक्षण आवेश कितना है Q नॉट, हम W की जगह W का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आपको मिल जाएगा विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब
कि हम आवेश से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे विभव का मान घटता जाएगा। यानी कि जो विभव है वो दूरी के साथ घटेगा व्युत्क्रम में, और आवेश के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब कि आवेश का मान जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, किसी बिंदु पर r का मान अगर हम नियत रख दें, तो अगर हम q का मान बढ़ाते जाएंगे तो v का मान बढ़ता है। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है वो यही है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर अगर आपसे पूछा जाए विभव का मान क्या होगा, तो ये आप दिमाग में रखे रहिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान घटता जाएगा। और अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि दूरी को स्थिर रख करके आवेश का मान प्रभावित करें, यानी कि अगर आवेश को बढ़ाएंगे दूरी निश्चित तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो विभव घटेगा। ठीक है, शेष चर्चा अगले क्लास में।